नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नई श्रृंखला स्टार्ट करना चाहते हैं जिसका नाम है सीसेट। सामान्यतः दोस्तों ये देखा जाता है कि सीसेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उस तरीके से हमें नहीं पढ़ाया जाता जहाँ स्टूडेंट के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो और स्टूडेंट भरोसे के साथ किसी भी एग्जाम में बिना डर के बैठ पाए। हमारा प्रयास हुआ कि उस भरोसे को ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर डेवलप किया जाए, जिसके लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भविष्य सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे, जिनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करा देता हूँ कि भविष्य सर ने IIT जी-मेन से बीटेक किया है, काफ़ी अच्छे नंबरों से किया है, काफ़ी अच्छे ग्रेड से किया है। वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर सीसेट पढ़ाएंगे और वो आपको जो सीसेट पढ़ाएंगे वो बिल्कुल व्यवहारिक होगा, लॉजिकल होगा, जिसमें आपको कहीं भी कोई भी परेशानी ऐसी नहीं आएगी कि क्वेश्चन को देख करके डर लगे या एग्जाम को देख करके डर लगे। उस डर को उनकी पूरी कोशिश होगी आपको बेहद आसान तरीके से सवालों को सॉल्व कराएं। तो भविष्य सर आपको सीसेट पढ़ाएंगे। आइए सर। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, आप सभी अच्छे ही होंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सीसेट का न्यू सीरीज। ठीक है, तो मैं आप सभी से सीसेट के बारे में बात करूंगा और आपसे ये भी डिस्कशन करूंगा कि हमें सीसेट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। और ज़्यादा इस पे आपको सोचना समझना, मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना ये सीसेट से डर लगना चाहिए और आपने जो भी सोचा हो, ठीक है। बट मैं इतना जानता हूँ कि आगे हम ऐसा प्रयास करेंगे जिसके आधार पर आप हर एग्जामिनेशन, जैसे कि यूपीएससी का रहा, ठीक है, अदर स्टेट एग्जामिनेशन रहे और बैंकिंग एग्जामिनेशन रहे या अदर कई एग्जामिनेशन है, इसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग भी पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक्चुअली सीसेट के बारे में। हमारा जो मेन फोकस होगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सीसेट का मेन फोकस रहेगा सीसेट पे, और उसमें भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और उसके बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, उसके बाद एमपी पीएससी जो कि मध्य प्रदेश, ठीक है, और अदर यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, सीसेट के अलावा अदर यूपीएससी के भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि एनडीए रहा, असिस्टेंट कमांडेंट रहा और ईपीएफओ भी रहा। तो मैं सभी को एक साथ लेके चलूँगा और हम क्या करेंगे कि आज से स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम थोड़ा सा सीसेट के बारे में जानेंगे और उसके बाद सीधे हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मेरा बताने का मोटिव ये है कि सीसेट क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसे हमें क्यों पढ़ना है। और तीसरी चीज, सीसेट एग्जाम में क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली सीसेट है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो सीसेट है, सीसेट को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे हम मेन फोकस हमारा यही रहेगा कि जो सिविल सर्विस जो है उसने हमसे एप्टीट्यूड की बात की है। ठीक है, और जो एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड, ये जो एप्टीट्यूड है इसे हिंदी में योग्यता बोलते हैं, हमारी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, योग्यता। अब आप बोलोगे कि सर योग्यता क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूं कि योग्यता जो होती है वो योग्यता आपका जो कॉमन सेंस है। ठीक है दोस्तों, आपका जो कॉमन सेंस है उस कॉमन सेंस से एप्टीट्यूड बनता है। ठीक है,
जिस किसी छात्र का कॉमन सेंस जितना मजबूत होगा, उस छात्र का मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो उतना ही क्या होगा, बहुत उतना ही मजबूत होगा दोस्तों। अब आप बोलोगे कि सर कॉमन सेंस क्या होता है? कॉमन सेंस क्या होता है? इसे बोलते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि क्या बोलते हैं दोस्तों? सामान्य बुद्धि। और ये जो सामान्य बुद्धि है, ये सामान्य बुद्धि कहां से आती है? सामान्य बुद्धि का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी चीज को सोचने की क्षमता। जैसे आप कोई भी चीज सोच रहे हैं और उस चीज पे आप कितना सोच पाते हैं, वो आपका कॉमन सेंस है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हुआ कि सी सेट है क्या। ठीक है, सी सेट है क्या। और इस सी सेट में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा, ये जो सी सेट है, इस सी सेट में सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंसिव जिसे बोलते हैं बोधगम्यता। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलोगे सर ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्चुअली बोधगम्यता होती क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बोधगम्यता है दोस्तों, किसी भी बात को अच्छी तरह से जांचना, परखना, सोचना, समझना। और वो सोचने समझने का दोस्तों, आप किसी भी चीज को उसके बारे में कितने विस्तार से सोचते हैं, उस चीज का आकार कितना है, और उस चीज का रूट क्या है, एक्चुअली जड़ क्या है। अगर तुम इस चीज को, ठीक है, सोचते हो और इस कॉम्प्रिहेंसिव में आपको पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आप बड़े ही विस्तार तरीके से उसके बारे में हर चीज, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप समझ पाते हो उस पैसेज को, और उस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, आप उस क्वेश्चन को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ठीक है दोस्तों, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव है, ये हमारे एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको बात करूंगा यूपीएससी की। तो यूपीएससी में जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएससी में कॉम्प्रिहेंसिव के कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 30 क्वेश्चन आते हैं। वहीं मैं बात करूं दूसरे नंबर पर दोस्तों रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग। अब ये दोस्तों रीजनिंग है, आप बोलोगे सर ये रीजनिंग क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रीजनिंग है, ये जो रीजनिंग है, रीजनिंग का मतलब होता है कि आप अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किसी भी आंसर को निकालना। ठीक है, इंटेलिजेंस मतलब जो दिमाग है, आप अपने दिमाग को यूज करके क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना ही क्या है दोस्तों? रीजनिंग है। इसमें कुछ नहीं है, आप अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये रीजनिंग रहा। अब रीजनिंग जो होती है वो यूपीएससी में इस रीजनिंग के भी दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों नंबर 3 पर, वो नंबर 3 पर दोस्तों मैथ होता है। क्या होता है दोस्तों? मैथ। ये जो मैथ है, इस मैथ में हम बात करेंगे और जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को जानेंगे। और मैथ दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी जो एससी होती है, यूपीएससी जो होती है, कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपीएससी है, इस यूपीएससी में आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं जो यूपी पीएससी है, उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीसेट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा ये फ्रेमवर्क बड़ा हो गया है, मैं आगे कुछ बताना चाहूंगा, आप इसे उतारना चाह रहे हैं तो उतार सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इधर भी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपकी सीसेट क्या होता क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊं कि क्यों पढ़ना है सीसेट। मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि सीसेट पढ़ना क्यों है। हमें सीसेट इसलिए पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी ने इसे दे रखा है। ठीक है, और यूपीएससी ने क्यों दे रखा है? यूपीएससी बोलती है कि भाई मुझे एप्टीट्यूड पूछना है, और एप्टीट्यूड का मतलब होता है योग्यता। और योग्यता आपकी कहां से बनती है? आपका कॉमन सेंस जितना डेवलप होगा वहां से कॉमन सेंस से ये योग्यता आती है। अब ये जो कॉमन सेंस है, ये जो सामान्य बुद्धि है, उस सामान्य बुद्धि को आप यूज करके
आप बोलोगे सर समान बुद्धि का क्या यूज है? समान बुद्धि का दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर जितनी अच्छी समान बुद्धि होगी वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से किसी भी चीज पर डिसीजन ले पाएगा, उसके अंदर उसकी उतनी ही अच्छी डिसीजन लेने की क्षमता होगी उसकी। दूसरी चीज दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को किस तरीके से वो बंदा ये कोई व्यक्ति सॉल्व करता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूपीएससी है, इस यूपीएससी ने ये बोला था कि मुझे ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जिसकी सामान्य जो बुद्धि है वो समान बुद्धि डिसीजन मेकिंग और सॉल्विंग जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से टैकल कर पाती है, ठीक है। और वो जब भी टैकल हो पाएगी जब आपका कॉमन सेंस समान बुद्धि क्या होगी दोस्तों, मजबूत। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी रीजनिंग की बात हो या मैथ की बात होगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा तुम्हारी सामान्य बुद्धि पे, ठीक है दोस्तों। मैं मैथ पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि टेबल क्या होती है, ये कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ सामान्य बुद्धि व्यवहारिक चीजें बताऊंगा कि ये रियलिटी में ये व्यवहारिक चीजें, और आप देखोगे कि आप क्वेश्चन को कितने व्यवहारिक तरीके से सॉल्व करते हो, आप समझ पाओगे हाँ रियलिटी में ये चीजें होती हैं, ठीक है दोस्तों। मैं मिटा देता हूं और हम मैथ का सबसे पहले कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और मैथ में मैं आपको बता दूं दोस्तों 4 यूनिट हैं और इन 4 यूनिटों को हम बारी बारी से पर यूनिट के हिसाब से सभी को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करते वक्त हम यूपीएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2013 से लेकर के 2019 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज जो स्टेट के जितने पर भी जो एग्जामिनेशन है उनका सारा का सारा क्या करेंगे हम, जैसे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस रहा, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस रहा, वैसे ही हमारा जो यूपी का, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप पूछोगे कि दोस्तों आप अभी सामान्य बुद्धि की हम बात कर रहे थे, कॉमन सेंस की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि कॉमन सेंस जो होता है, कॉमन सेंस ये नहीं पूछता है कि आपने मैथ कितना पढ़ा है, आपने रीजनिंग कितनी पढ़ी है और आपने कई कॉम्प्रिहेंसिव देखे होंगे वो कितने पढ़े हैं आपने। वो सिर्फ और सिर्फ ये बोल रही है कि सामान्य बुद्धि कितनी है आपने। तो मैं जैसे थोड़ा एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, और एग्जांपल क्या, मैं सीधा आपको यूपीएससी के क्वेश्चन ही उठाता हूँ, ठीक है दोस्तों। हम पीडीएफ भी यूपीएससी की भेज देंगे, ये देखिए ये यूपीएससी की पीडीएफ, ये अनसॉल्व पेपर है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कल स्टार्ट अपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यूपीएससी का पहला ही क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन, और ये सीसेट पेपर सेकंड का पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांक, 1 से 1000 तक के पूर्णांक, और सर दोस्तों ये पूर्णांक आया इंटीग्रेटर बोलते हैं इसे, इंटीग्रल। और ये जो पूर्णांक है, इस पूर्णांक की हम नंबर सिस्टम में भी बात करेंगे। मैं अभी बता देता हूं कि पूर्णांक एक्चुअली होता क्या है। पूर्णांक दोस्तों 0 से लेकर -1, -2, -3, -4 और यहाँ से 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये वैल्यू अनंत तक जाती है, ठीक है, इनका कोई छोर नहीं है। तो ये मैंने बताया आपको ये पूर्णांक, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो पता चल जाएगी आपको, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आए, अंक 5 कितनी बार आए, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी ने 2019 के पेपर में डाला था। ये पहला ही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। और यदि आप थोड़ा सा इस पर अगर व्यवहारिक चीजें लगाते तो ये क्वेश्चन पूरा बन जाता, ठीक है। थोड़ी सी व्यवहारिक चीजें आपको पता होती, ये क्वेश्चन बन जाता। इतना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको मेरे साथ चलना है, धीमे धीमे चलना है, और मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट दूंगा जिसके आधार पर आप तुरंत अपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस के जितने पर भी सीसेट के पेपर हैं उन्हें सॉल्व कर पाओ, ठीक है दोस्तों। तो 1 से लेकर के 1000 तक के पूर्णांक, मैं आपको इसमें सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक
ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 तक, और 101 से लेकर के 200, और 201 से लेकर के 300, और 301 से लेकर के 400, और 401 से लेकर के 500, ऐसे ही डॉट 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 करते जाऊंगे तो 901 से लेकर के 900, सॉरी ये भी आता है। तो ये दोस्तों देखोगे आप तो ये टोटल कितने स्लॉट बनेंगे, ये दोस्तों आपके टोटल स्लॉट बनेंगे 10। कितने बनेंगे दोस्तों स्लॉट? 10। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक कि 5 कितनी बार आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देता हूं कि 1 से लेकर के 9, 1 से लेकर के 9 नंबर है, जैसे 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा और 9 रहा। ये नंबर 1 से लेकर 100 तक 20 बार रिपीट होंगे। यदि आपको ये चीजें पता हो तो, यदि मैं बता देता हूं आपको नहीं पता होगी, जैसे हम 5 की बात करें तो 1 से 100 में 5 की काउंटिंग करें, 5 हो गया, ठीक है, जिसमें 5 आ रहा है, 5 15 हो गया, 15 के बाद देखो दोस्तों 25 होता है, 25 के बाद कितना होता है 35 होता है, 35 के बाद दोस्तों 45 होता है, 45 के बाद 50 होता है, 50 के बाद दोस्तों 51 52, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 53 जिसे 53 बोलते हैं, फिर 54 55 में 2 बार 5, ठीक है 12 हो गया 55, और उसके बाद दोस्तों 56 57 58 59, और उसके बाद दोस्तों 60 में आता नहीं है 65 75, फिर उसके बाद दोस्तों 85 और 95, 95 के बाद 100 नहीं। तो आप गिनिए दोस्तों, 12 पीछे वाले हो गए और ये 8 ये हो गए, 12 और 20। तो आप किसी भी नंबर को देखिए 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक, आपको हमेशा 1 से 9 के बीच में जितने बार भी 1 से लेकर 9 तक के जितने बार भी नंबर है वो हमेशा 20 बार रिपीट होंगे, 20 बार आएंगे, 20 बार आएंगे। तो 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक, तो ये नंबर है, कोई भी नंबर 1 से 9 तक का कोई भी नंबर अपने सैकड़े में कितनी बार रिपीट होता है 20 बार। और ये दोस्तों 1 से लेकर 100 से और जितने बार भी जो 100 तक आ रहे हैं वो सभी 20 बार रिपीटेशन होते हैं। बट आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ एक स्लॉट ऐसा है जहां पर ये खुद नंबर वाला स्लॉट, और यहाँ पर खुद नंबर वाला स्लॉट में दोस्तों आपको बता दूं वो होता है 501 से लेकर के 600 वाला, ठीक है दोस्तों 600 वाला स्लॉट। यहाँ पर जो नंबर होगा स्लॉट दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5 रिपीट होगा वो 5 रिपीट होगा 120 बार। कितनी बार रिपीट होगा दोस्तों 120 बार। ऐसे ही अगर यहाँ 5 नहीं होता 6 होता तो वहां पर 601 से लेकर के 700 हो जाता। यहाँ पे यदि 5 की जगह 6 की जगह पे 7 होता तो वो भी क्या होता 601 से लेकर के 700 हो जाता। यहाँ पे 8 होता तो फिर क्या होता दोस्तों 801 से लेकर के 900 हो जाता। तो ये चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कोई भी नंबर एक से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर अपने सैकड़े में 20 बार रिपीट करता है, और अपने सैकड़े के सैकड़े में 120 बार रिपीट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 9 स्लॉट जो होंगे वो 9 स्लॉट 20 बार रिपीट कर रहे हैं। 9 स्लॉट में कोई भी नंबर ये जो 5 होगा वो 20 बार रिपीट कर रहा होगा, तो 9 दूनी 18 180 बार। वहीं ये स्लॉट देखोगे कितनी बार रिपीट कर रहा है 120 बार प्लस 120, तो दोस्तों कुल कितना हो गया 300। तो यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन था और इसमें आपने ये सॉल्व किया और उसके बाद आपने इसका आंसर निकाला, तो ये 1 से लेकर के 1 तक के पूर्णांकों में 5 जो होगा वो 300 बार दोस्तों क्या करेगा रिपीट करेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मैथ होगा, इसने सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर इस क्वेश्चन को आपसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वही एक कॉमन सेंस है और मुझे लगता है उतार लिया होगा दोस्तों, और हमारा काम भी होता जाएगा, आप साथ ही साथ उतारते जाए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा साथ समय भी थोड़ा बचेगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी पर आप बोलोगे कि सर हमारे पास पेपर नहीं है, हम आपको पीडीएफ भी पढ़वा देंगे और उस पीडीएफ को हम सभी सॉल्व करते रहेंगे साथ ही साथ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बता दूं दूसरा क्वेश्चन जो है, देखो दूसरा क्वेश्चन यही रीजनिंग के भी क्वेश्चन है कई, और हम रीजनिंग के क्वेश्चनों को तो बाद में बात करेंगे, पहले मैथ का ले लेते हैं, हम कॉमन सेंस की जो बात कर रहे हैं। देखो दोस्तों इसने जो क्वेश्चन दे रखा है यूपीएससी 2019 का एक पेपर है, 7वां क्वेश्चन है। इसने बोला है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को
ठीक है दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 7वां है, आप उतार भी लीजिएगा और उतारना चाहो तो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान नियत की गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है। यदि 1 से लेकर यदि, और हम बात करें दोस्तों फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के जो प्लेयर होंगे वो किससे विभाजित है? 4 से, उनको पहचान संख्या दे रखी होगी, वो 4 से विभाजित है। वही दोस्तों हम बात करें क्रिकेट की, वो क्रिकेट वाले यदि एक खिलाड़ी और केवल यदि 6 बार तो वो 6 से विभाजित है। ठीक है, ये फुटबॉल आ गए। अब उसके बाद बोल रहा है दोस्तों यदि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, 1 से लेकर के 100 के बीच में क्या दिया गया है? नंबर दिया गया, वो नियत है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बोल रहा है कि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी की नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते होंगे? तो दोस्तों क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी कितने विद्यार्थी खेलते होंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस पे ज्यादा आपको मैथ के तो ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन सेंस, आप कितना सोचते हो, आप कितने तरीके से सोच सकते हो, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसमें आप बता दें इसमें आप क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें यह पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो मैं आपको एक बता दूं, एक चीज आपको, एक व्यवहारिक चीज दूं दोस्तों, मैं आपको एक व्यवहारिक चीज दूं। यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है, यदि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है और वही संख्या 3 से भी विभाजित है, तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? इन दोनों का एलसीएम हो सकती है। क्या हो सकती है दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6। तो ये जो 6 है, ये 6 जो दोस्तों है, ये दोनों से कट सकता है। ठीक है ना ये दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि फुटबॉल वाले 4 और क्रिकेट वाले 6, तो ये जो है इसमें क्या होगा, मैं बता दूं कि दोस्तों इनको एक वर्दी दी गई होगी, वर्दी में फुटबॉल वाले क्या होंगे, एक फुटबॉलर होगा उसकी पे 4, दूसरे वाले की पे 8, तीसरे वाले की 12, चौथे वाले की पे 16, ऐसे करते 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 ये 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद जब क्रिकेट की दोस्तों हम बात करें तो क्रिकेट में भी यही होगा, क्रिकेट में 6 से डिवीजन होगा, 6, 12, 18, 24, ऐसे भी क्या होगा दोस्तों, डिविजिबल होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि फुटबॉल वाला प्लेयर प्रत्येक 4 से डिविजन है और क्रिकेट वाला 6 से डिविजन है, तो ये दोनों के दोनों वो किससे डिविजिबल होंगे दोस्तों? इनके एलसीएम से। और इनका एलसीएम दोस्तों कितना होगा? इनका एलसीएम दोस्तों होगा 6 चौक 24, बोले तो 12 भी कर सकते हैं, 12। ठीक है, 4 3 12 और 6 2 12, तो इनका एलसीएम दोस्तों कितना आ गया? 12 आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं हैं जो, कितनी संख्या है जो 12 से क्या डिविजिबल है। और ये चीज तुम बता दोगे डिविजिबल है, अगर तुमने ये चीज आपने बता दी तो उसका क्या मतलब है, आपने क्या बता दिया कि क्रिकेट और फुटबॉल वालों की संख्या कितनी होगी। यदि आपको 12 की टेबल आ रही होगी तो 1 से लेकर के 100 तक देखो कितनी बार ये डिवीजन 12 से डिवीजन होगा। ठीक है, तो 12 8 96, 12 8 96, 8 बार 96, 96 से ऊपर तो नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो 12 8 96, तो कितनी बार डिवीजन, जो 12 से 100 कितनी बार डिवीजन होगा? 8 बार। तो 8 ऐसे प्लेयर होंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, और आप वीडियो दोबारा से रिपीटेशन करके देख लेना, मैंने क्या बोला था वो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद और मैं व्यवहारिक चीजें आपसे क्लियर करूँ। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लीजिए और मैं दूसरा भी कोई क्वेश्चन देखता हूँ यदि। ठीक है, ये व्यवहारिक चीजें, और ठीक है दोस्तों, और हम अभी दूसरा एक और व्यवहारिक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से बिना देर लगाए। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जितना हो सके आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, उसके आधार पर आपके स्टेप बाय स्टेप चलूंगा जिससे कि आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर आए।
मैं आपको केस स्टडी सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं आपको सीधा केस दूंगा, उस केस पे पूरी स्टडी कराऊंगा, उससे आपका केस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं दोस्तों आपको, यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं कि कोई भी जैसे मान लो कि कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम है उस एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर, प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर, राइट करने पर, प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर उसको 3 नंबर मिलते हैं। यदि वही क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन गलत करने पर, जिसे बोलते हैं रॉन्ग, उसको -2 नंबर कटे जाते हैं। बाद में क्या होता है कि परीक्षा का रिजल्ट आता है और उस परीक्षा में इस स्टूडेंट के दोस्तों 100 नंबर आते हैं। कितने नंबर आते हैं? 100 नंबर आते हैं। तो बताइए कि छात्र ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूँ कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस एग्जामिनेशन में यदि कोई भी विद्यार्थी एक क्वेश्चन सही करता है तो उसको 3 नंबर दिया जाता है। यदि वही विद्यार्थी इस किसी भी क्वेश्चन को गलत करता है तो उसके 2 नंबर सही वाले में से काट लिए जाते हैं। और जब रिजल्ट निकल के आता है तो इस विद्यार्थी के 100 नंबर आते हैं। तो ये बताइए कि इस विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो मैं आपको इसमें मैथ लगाने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप सोल्व कर पाओगे। ये आप व्यवहारिक कॉमन सेंस है, और इसमें कॉमन सेंस क्या कहता है कि यदि ये विद्यार्थी 50 क्वेश्चन, यदि ये जो विद्यार्थी है 50 क्वेश्चन क्या करता, सही करता, तो जब ये विद्यार्थी 50 क्वेश्चन सही करता, ये सारे के सारे क्वेश्चन सही करता, तो इसे प्रत्येक सही पे कितने लोग नंबर मिलते हैं? 3। तो इसका मतलब हुआ 50 × 3 = 150 नंबर मिलने चाहिए थे। परंतु इस विद्यार्थी को मिले कितने दोस्तों? इस विद्यार्थी को मिले 100। अब 150 मिलने चाहिए तो 100 मिले, घाटा कितने का हुआ दोस्तों? 50 नंबर का। अब ये 50 नंबर का घाटा हुआ, ये तो बड़ी दुख की बात है। अरे भाई ये तो बड़ी दुख की बात है। तो अब ये दुख की बात है, तो अब इसे हमें ये भी सोचना होगा कि इसे 50 नंबर क्यों काटे गए, क्यों नुकसान हुआ 50 नंबर, हम बताएंगे। कॉमन सेंस हमारा ये बोल रहा है कि जाहिर सी बात है इसने क्या किया होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत किए होंगे, उसके आधार पर इसके 50 नंबर काट दिए। मैं आपको दोस्तों एक चीज बता दूं कि यदि कोई भी विद्यार्थी एक क्वेश्चन सही करता था तो उसको कितने मिलते थे? 3 नंबर मिलते थे। यदि वो गलत करे तो गलत करने पर एक तो सही को 3 नंबर जो मिलने वाले थे वो तो उसके 3 नंबर जाएंगे, उसके साथ में उसको सही वाले से 2 नंबर और काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों 3 नंबर का वहां पर नुकसान हो गया। उसको गलत करने के बाद उसको कितने नंबर का नुकसान हुआ? 2 नंबर का नुकसान हो गया। तो कुल नंबर का कितने का नुकसान हुआ? 5 नंबर का। तो जब ये विद्यार्थी एक क्वेश्चन गलत करता है, तो उसको 5 नंबर का दोस्तों क्या होता है? नुकसान होता है। तो 5 नंबर का नुकसान हो गया दोस्तों। परंतु क्वेश्चन में से नुकसान कितने का हो रहा है दोस्तों? 50 नंबर का। होना चाहिए था 5 का, परंतु वो कितने का गया नुकसान? 50 नंबर का। 50 का हुआ होगा जब गुणा तुमने 10 का किया होगा। ठीक है, जब तुमने इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी आपको 10 का गुणा करना पड़ेगा, गुणा 10। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन क्या किए होंगे? ये 10 आ गए। तो 10 क्वेश्चन गलत करने पर दोस्तों कितने का नुकसान हो रहा है? 50 नंबर का नुकसान। समझ में आया? कितने नंबर का नुकसान हो रहा है दोस्तों? 50 नंबर का नुकसान हो रहा है। अब मैं आपसे बात करूं कि इसका 50 नंबर का नुकसान हुआ, वहीं यदि इसने 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे, 10 क्वेश्चन गलत किए होंगे, जैसे 50 नंबर का नुकसान हुआ होगा। तो 10 क्वेश्चन गलत किए हुए होंगे, पूरे एग्जाम में नंबर क्वेश्चन कितने? 50। जब उसने 10 गलत कर दिए तो सही कितने किए होंगे दोस्तों? उसने 40। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसने 40 क्वेश्चन क्या किए? सही किए, और 10 क्वेश्चन उसने दोस्तों क्या किए? गलत किए। तो मुझे अब मेरे को ये बताइए कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जिसके आधार पर मैं कुछ ऐसा मैथ का तरीका लगाऊं कि हाँ भाई इसमें ये ट्रिक लगाता हूं या ये ट्रिक लगाता हूं। सीधी सी व्यवहारिक चीजें हैं दोस्तों कि एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछने वाला था, एक सही पर 3 नंबर, एक गलत पर 2 नंबर काट दिए जाएंगे। हमें एक सीधी सी पता थी कि भाई यदि सारे क्वेश्चन सही करता तो उसको 150 नंबर मिलने चाहिए थे, पर दोस्तों मिल कितने रहे? 100 नंबर मिल रहे। कितने कम हुए? 50 नंबर कम हो गए। ठीक है ना, पर जो नुकसान कितने का हुआ? 50 नंबर का नुकसान हुआ। हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन जब गलत करता है तो एक सही वाले पर 3 नंबर मिलने वाले थे वो कट जाते हैं। उसके बाद अलावा गलत करने के बाद जो 2
क्वेश्चन जो सही में से काटे हैं वो भी कर जाएंगे उसके। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक क्वेश्चन जब ये विद्यार्थी गलत करता है तो उसको 5 नंबर का नुकसान होता है, परंतु क्वेश्चन में 50 नंबर का नुकसान होता है तो 50 एक पे 50 का नुकसान होगा, तो 50 पे नुकसान कितने क्वेश्चनों का होगा? 10 क्वेश्चन। तो 10 जब क्वेश्चन गलत होंगे उसको कितने का दोस्तों नुकसान होगा? 5 नंबर का। तो सॉरी 50 क्वेश्चन नंबर का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता इतना ये डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि धीमे धीमे ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये तो सारी चीजें व्यवहारिक हैं। ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें आप व्यवहारिक चीजें लगाएंगे, परंतु टाइम थोड़ा कम मिला है मेरे को, तो मैं आपको ये चीजें कल बताऊंगा। कल का जो लेक्चर होगा वो हमारा पूरा का पूरा मैथ का होगा। मैं आपको दोस्तों ये भी चीज बता दूं कि हम जो क्वेश्चन करेंगे सी सेट में की बात करेंगे, तो सी सेट में एक लेक्चर मैथ का कराया करेंगे और दूसरा लेक्चर दोस्तों उसके अलावा दूसरा जो लेक्चर आया करेगा उसको हम रीजनिंग पढ़ाया करेंगे। तो कल हमारा मैथ का लेक्चर होगा दोस्तों। तो मैं आपको इसमें ये डिस्कशन कर देता हूँ कि मैथ का जो लेक्चर है, इस मैथ के लेक्चर में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट यूनिट दोस्तों, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, और उसके बाद दोस्तों फोर्थ यूनिट। तो मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है कि परसेंटेज पढ़ना है, जिसको हिंदी बोलते हैं दोस्तों प्रतिशतता, ठीक है। आप लिखते जाइए क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आपको बोलता जा रहा हूं, ठीक है। प्रतिशतता। दूसरा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलते हैं दोस्तों लाभ और हानि, ठीक है। तीसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको दोस्तों बोलते हैं साधारण ब्याज। और तीसरा दोस्तों होता है, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत कर दिया, सॉरी, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं दोस्तों साधारण ब्याज। और तीसरा होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको बोलते हैं ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले आपको हम परसेंटेज पढ़ाएंगे। जैसे हम परसेंटेज पढ़ेंगे उसके बाद हमें जैसे पता चल जाएगा कि भाई इतने परसेंटेज हुआ, इतना परसेंट हुआ, उसके बाद हम उसके आधार पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को डिफाइन करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा इतना का प्रॉफिट हो गया, इतने का लॉस हो गया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट पे क्या लगा देंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको मैथ में बिल्कुल भी मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, आपको पूरा का पूरा व्यवहारिक तरीके से बताऊंगा। मैथ जब मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, मैथ आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको सारी की सारी व्यवहारिक चीजें पढ़नी है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारी की सारी चीजें आ सकें, ठीक है। दूसरे की दोस्तों हम सेकंड यूनिट की अगर बात करेंगे तो दोस्तों सेकंड यूनिट में हम ये टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट में दोस्तों हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, और उसके बाद सेकंड यूनिट में दोस्तों टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दोस्तों समय एंड कार्य। दूसरा टॉपिक दोस्तों पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, जिसे बोलते हैं नल एंड होस। तीसरा टॉपिक दोस्तों टाइम, स्पीड प्लस डिस्टेंस, ठीक है। और ये सारे के सारे लिंक होंगे किससे, ट्रेन से, रेलगाड़ी से, ठीक। समय दूरी, सॉरी समय चाल दूरी, जो कि हम रिलेट करेंगे किससे, रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी के भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें हम पूरे का पूरा आपको चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, सॉरी तीसरी यूनिट की, और इसमें ही आ जाता है दोस्तों, इसमें दोस्तों आ जाता है बोर्ड वाला, बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम। ये बोर्ड एंड स्ट्रीम का मतलब होता है नाव और धारा। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो यूनिट होती है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक है। इसको बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। तीसरा टॉपिक है दोस्तों मिक्सर एंड एलिगेशन, मिक्सर एंड एलिगेशन। और मिक्सर मतलब दोस्तों मिश्रण, किसी भी चीज में मिलाया जाता है, एक चीज दूसरी चीज में मिला दी जाती है। वहीं एलिगेशन की बात करें तो वही चीजें मिलाने के बाद जो बंध बन जाता है, बॉन्ड जो बन जाता है, उसको एलिगेशन बोलते हैं। और तीसरी चीज जो दोस्तों बात करें वो होता है पार्टनरशिप। आपको पता ही होगा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप होता है
ठीक है, सहयोगी पार्टनरशिप। और दोस्तों चौथी जो टॉपिक है वो एज है, आयु के क्वेश्चन करेंगे। और पांचवा क्वेश्चन एवरेज, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएससी और यूपीपीसीएससी में पूछा जाता है। दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप, ठीक है, हो गया। और उसके बाद एज मतलब आयु के क्वेश्चन, एवरेज मतलब औसत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो आपको ये 3 यूनिट हो गई, और ये चौथी यूनिट जो हमें पढ़नी है, वो चौथी यूनिट है दोस्तों, वो है एचसीएफ, जिसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्रमचयन, संचय। दूसरी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, वो होती है प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है प्रोबेबिलिटी। उसके बाद दोस्तों डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, डीआई से बोलते हैं, डेटा एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में आपको बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये बैंक के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन पे। इसमें क्या होता है, एक चार्ट, फ्लो चार्ट होता है, उस फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या दे रखे होते हैं और क्वेश्चन होते हैं, आपको अपना क्या करना है, कॉमन सेंस यूज करके उसको क्या करना होता है दोस्तों, आपको निकालना होता है। तो ये हमारे 4 टॉपिक हैं दोस्तों, इन 4 टॉपिक पे हम बात करेंगे। और कल से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों पहला चैप्टर, पहला यूनिट, और पहले यूनिट की पहला ही जो टॉपिक होगा वो आपका दोस्तों होगा परसेंटेज, प्रतिशतता। और हम एक एक चीज को बड़े व्यवहारिक तरीके से लेके चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, मैं आज अपना लेक्चर खत्म करता हूँ।